हाय एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं टॉप 3 पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो बैंकिंग सेक्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें से बैंकिंग सेक्टर्स एक ऐसा सेक्टर है जिसके स्टॉक्स को यानी कंपनी को एनालाइज करना सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर्स बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करता है तो बहुत सारे टफ टेक्निकल टर्म्स आ जाते हैं जिससे इन्वेस्टर्स को काफी डिफिकल्टीज होती है इसको एनालाइज करना। तो सो दैट इज द रीजन कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं उन टॉप पैरामीटर्स को जो टफ होते हैं और इंपॉर्टेंट भी है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप बैंकिंग सेक्टर से किसी भी कंपनी को स्टॉक्स को आप एनालाइज कर सको काफी इजीली। आप इन पैरामीटर्स को समझने के बाद आप किसी भी स्टॉक्स को बैंकिंग सेक्टर में एनालाइज कर पाओगे काफी अच्छे तरीके से। मैं ये बिल्कुल हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप वीडियो देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं इतने कॉन्फिडेंट से कैसे ये चीज कह पा रहा हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जो कुछ भी होता है वो सारी चीजें कर दिया करो, काफी अच्छा लगता है। टू बी ऑनेस्ट एक मोटिवेशन टाइप का मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला पैरामीटर है जो मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है बिकॉज आई बिलीव कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी बैंक को एनालाइज करते समय। ये पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है, बट उसे डिस्कस करने से पहले हम एक बार बेसिक्स पे चलते हैं कि एक बैंक किस तरीके से काम करता है या बैंक किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करता है, बैंक किस तरीके से पैसा बनाता है। तो मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करने वाला हूँ, कोई नेक्स्ट लेवल की नहीं। तो होता क्या है कि हम जब भी किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, तो हम उस बैंक के अकाउंट होल्डर्स बनते हैं। या तो हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या करंट अकाउंट मोस्टली। तो अगर हमने सेविंग अकाउंट खुलवाया तो बैंक हमारे डिपॉजिट्स पे यानी हमारे कैपिटल्स पे कुछ इंटरेस्ट देती है। मोस्टली बैंक 3 से 4% का इंटरेस्ट देती है। बट द क्वेश्चन इज कि बैंक तो एक तो हमें इतनी अच्छी सर्विस दे रही है कि हमारे पैसे को अपने पास सिक्योर रख रही है और भी कई तरह की सर्विस देती है हमारे डिपॉजिट्स किए हुए पैसे पे, बट एट द सेम टाइम उस इंटरेस्ट भी दे रही है हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे पे। तो ऐसा क्यों होता है? बैंक का भी कुछ प्रॉफिट होता होगा हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे से। आंसर इज यस, एंड यही हमारा इंट्रोड्यूस होता है पहला पैरामीटर, दैट इज NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि इसी पैरामीटर की हेल्प से हम किसी भी बैंक का ये पता लगाते हैं कि वो बैंक कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है या कितना कैपेबल है प्रॉफिट जनरेट करने की। तो इसे समझते हैं काफी इजी लैंग्वेज में ताकि हर किसी को समझ में आ सके। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को समझने से पहले एक छोटा सा साइकिल समझते हैं। आपके और मेरे जैसे लोग जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं किसी भी बैंक के, हम जब भी किसी बैंक में अपने रुपए को डिपॉजिट करते हैं यानी हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे को बैंक आगे किसी और को, थर्ड पार्टी को लोन की तरह वो डिपॉजिट्स किए हुए पैसे को देती है। यानी वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जिसको बैंक लोन दे रही है हमारे डिपॉजिट्स किए हुए पैसे को। वो लोन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि आपने सुना होगा होम लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन या कोई बिजनेस लोन भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट लोन, या किसी इंडिविजुअल बंदे को भी बैंक लोन देती है कई बार अगर वो टर्म्स कंडीशन को पूरा कर रहा है तो। अब यहाँ एक चीज और है कि जो भी बैंक लोन देती है किसी थर्ड पार्टी को, वो जो लोन होता है वही बैंक का एक्चुअल असेट होता है। अब यहाँ कुछ लोग के माइंड में डाउट आ सकता है, ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब कोई बैंक है जो बैंक किसी थर्ड पार्टी को लोन दे रही है, वही बैंक का एक्चुअल असेट्स कैसे हो सकता है? तो यस, वही किसी भी बैंक का असेट्स होता है। लोन इक्वल टू असेट्स फॉर एनी बैंक। अब ये कैसे काम करता है बताता हूँ। अब हमने किसी बैंक में डिपॉजिट किया अपने रुपए को, बैंक ने आगे किसी थर्ड पार्टी को एज अ लोन दिया और वो जो लोन देता है वो एक हाइगर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है किसी से भी थर्ड पार्टी से, एंड वहां से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वहां से जो प्रॉफिट जनरेट करता है उसके बाद ही हमें कुछ इंटरेस्ट हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे पे देता है। एंड इसी प्रोसेस में बैंक अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। मैक्सिमम टाइम 99% टाइम आप कह सकते हो कि हमारे डिपॉजिट्स किए हुए पैसे को आगे हाइगर रेट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है एंड वहां से हमें कुछ इंटरेस्ट दे रहा है बिकॉज हमारे ही डिपॉजिट्स किए हुए पैसे को आगे देता है। तो यही साइकिल चलता रहता है और इसी तरीके से बैंक प्रॉफिट जनरेट करता है, अपना रुपए बनाता है। अगर आप ये सारी चीजें समझते हो, ये जो मैंने बेसिक्स बातें किया, तो आप NIM में समझ चुके हो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज बेसिकली जो यहां से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है माइनस जो हमें इंटरेस्ट दे रहा है हम अकाउंट होल्डर्स को, इसी को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। सो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर किसी बैंक का जितना ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा उस बैंक के लिए उतना बढ़िया होगा, मतलब वो पॉजिटिव साइन रहेगा जितना ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा। क्योंकि अगर बैंक हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे से आगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, फॉर एग्जांपल 11%, 12%, और हमें दे रही है 3% या 2% मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा बैंक के लिए उतना फायदेमंद रहेगा। और अगर किसी बैंक का जितना फायदा होगा उस बैंक के अकाउंट शेयर होल्डर से होते उनका फायदा होगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो
मेरा मोटिव यही था कि आप जब भी किसी बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स को एनालाइज करना, तो आप उसके पास्ट के रिकॉर्ड्स को, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन के रिकॉर्ड्स को जरूर चेकआउट करना कि किस तरीके से, अगर किसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंटिन्यूअस पिछले कई सालों से उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके से कि कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो काफी ग्रीन सिग्नल कह सकते हो उस बैंक के लिए। उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो। सो स्क्रीन पे भी मैं 2 से 3 बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन का पास्ट रिकॉर्ड्स को मेंशन कर रहा हूं। आप इनमें से देख सकते हैं कि किस बैंक का सबसे अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। सो हमारे इस लिस्ट में जो दूसरा पैरामीटर है वो है कासा रेशियो। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस। सो सबसे पहले ये जो कासा रेशियो है, इस कासा रेशियो में सीए स्टैंड फॉर करंट अकाउंट एंड एसए स्टैंड फॉर सेविंग अकाउंट। आई डोंट थिंक कि अब मुझे सेविंग और करंट अकाउंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट इन केस अगर आप में से कोई हो जिसको ना पता हो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है, तो मैं एक छोटा सा बिल्कुल ओवरव्यू दे देता हूं। सो सबसे पहले सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कोई भी एक इंडिविजुअल बंदा खुलवाता है जिससे अपने सेविंग्स को डिपॉजिट्स कर सके बैंक में, और उस डिपॉजिट किए हुए अमाउंट पे बैंक की तरफ से उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था 3 से 4% का। और ये जो सेविंग अकाउंट होता है इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वगैरह की थोड़ी लिमिटेशंस होती है, बट करंट अकाउंट में ये सारी चीजों की लिमिटेशन नहीं होती है। सेकंड जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट कोई भी अगर खुलवाता है तो वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से खुलवाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। करंट अकाउंट में जो सबसे बेस्ट चीज है करंट अकाउंट की, वो ये है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर कितना निकालना है, इन सब की कोई लिमिटेशन नहीं होती, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की अमाउंट होती है इस करंट अकाउंट में रखने की, वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा होती है, क्योंकि ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से खुलवाया जाता है। तो ये तो हो गया करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या होता है। अब आते हैं हम दोबारा अपने कासा रेशियो पे। कासा रेशियो इज इक्वल टू डिपॉजिट्स ऑफ करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स। अब ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले से हमें कुछ पता नहीं चला, तो चलते हैं इसको समझने के लिए कि आखिर ये समझा क्या रहा है, इससे पता क्या चल रहा है हमें कासा रेशियो से। सो देखो, कोई भी बैंक होता है उसके पास जो टोटल डिपॉजिट्स का अमाउंट होता है वो कई तरह के डिपॉजिट से मिलकर बन सकते हैं। यानी बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट है, ऐसा तो नहीं है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट से आए हुए डिपॉजिट्स के पैसे से ही है, नहीं, वो सेविंग अकाउंट के भी पैसे का हो सकता है, किसी ने करंट अकाउंट से खुलवाया उसके डिपॉजिट्स हो सकते हैं, या फिर आपने फिक्स डिपॉजिट से कई लोग डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी बैंक में, और भी कई तरह के टर्म डिपॉजिट्स होते हैं जो कि अभी मुझे नाम याद आ रहा है। फॉर एग्जांपल रिकरिंग डिपॉजिट्स या फिर पीपीएफ, और भी बहुत कुछ है जिससे एक बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं हम अपने रुपए को। यानी बैंक का जो टोटल डिपॉजिट्स है वो कई तरह के पार्ट से मिलकर बना पड़ा है। सो अगर किसी बैंक का जो टोटल डिपॉजिट का अमाउंट है उसका मैक्सिमम पोर्शन कासा डिपॉजिट से हो, कासा डिपॉजिट जब भी बोलूंगा आप ये समझ जाना मैं उस डिपॉजिट की बात कर रहा हूं जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से हुआ पड़ा है किसी भी बैंक के अंदर। तो अगर ज्यादातर पोर्शन टोटल डिपॉजिट का कासा डिपॉजिट से हुआ हो तो ये बैंक के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है, बहुत पॉजिटिव साइन होता है। इससे बैंक को बहुत फायदा होता है, क्योंकि टोटल डिपॉजिट्स में जितना ज्यादा पोर्शन कासा डिपॉजिट्स का होगा, इससे क्या होगा, कासा रेशियो इंक्रीज होता जाएगा, जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हो। और अगर जैसे जैसे कासा रेशियो इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है किसी भी बैंक का वो डिक्रीज होने लग जाता है। एंड एज यू ऑल नो कि कॉस्ट ऑफ फंड जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा, बैंक का जो NIM है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंक्रीज होता जाएगा। और अभी मैंने पिछले पैरामीटर में बताया था कि जैसे जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज होता है किसी बैंक के लिए, वो बैंक के लिए इतना ग्रीन सिग्नल होता है कि वो बैंक ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी इन अपकमिंग ईयरली रिजल्ट या क्वार्टरली रिजल्ट। बट आई एम श्योर कि यहाँ कई लोगों को समझ नहीं आया होगा कि ये क्या बोल के चला गया, कि मतलब कासा रेशियो जैसे जैसे कासा रेशियो इंक्रीज होगा किसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंक्रीज होता जाएगा। तो देखो ये बड़े आसानी से मैं तुम्हें समझाता हूँ। सो जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे को आगे एज अ लोन देती है और वहां एक हाइगर इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है और वहां से कुछ प्रॉफिट जनरेट करती है। तो अगर बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होगा उसका ज्यादातर पोर्शन कासा डिपॉजिट से होगा तो बैंक का फायदा होगा। अब कैसे फायदा होगा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था बैंक को सेविंग्स अकाउंट पे बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, 2 से 3% का, और करंट अकाउंट पे तो इंटरेस्ट जाता भी नहीं है। आपको मैंने बताया कि करंट अकाउंट पे कभी भी बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो बैंक के पास अगर टोटल डिपॉजिट कासा डिपॉजिट से होगा तो बैंक जो आगे इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, फॉर एग्जांपल बैंक ने हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे से आगे 10% जनरेट किया कहीं लोन देकर, और वहां 10% जनरेट किया तो हमें वापस कितना देना पड़ेगा बैंक के,
3% या 2%, क्योंकि हमारा ज्यादातर पोर्शन क्या रहेगा, सेविंग अकाउंट का या फिर करंट अकाउंट का। तो बैंक का प्रॉफिट हुआ ना 10 - 2 = 8 कह सकते हो, या 3% भी देती है तो भी 7% का बैंक को प्रॉफिट हो रहा है। बट यही केस थोड़ा उल्टा कर देते हैं कि बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसमें कर देते हैं कि ज्यादातर पोर्शन फिक्स डिपॉजिट से आया पड़ा है। तो फिक्स डिपॉजिट पे बैंक को कितना देना पड़ता है इंटरेस्ट, 5 to 6%, हम 6% मान लेते हैं। तो अगर बैंक के पास ज्यादातर पोर्शन फिक्स डिपॉजिट का है तो बैंक आगे जो जनरेट कर रही है लोन देकर, पैसे जो थर्ड पार्टी से जनरेट कर रही है, तो वो मान के चलते 10% ही जनरेट कर रही है। और अभी फिक्स डिपॉजिट पे वापस कितना देना पड़ेगा हमें, किसी भी बैंक को 6%। तो बैंक का प्रॉफिट कम हो गया ना, 10 - 6 = 4%, यानी काफी कम हो गया। तो इसी तरीके से नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है ऑन डिपेंडिंग ऑन कासा डिपॉजिट्स। इसलिए कोई भी बैंक कोशिश करती है कि हमारे पास जो ज्यादा पैसा हो वो कासा डिपॉजिट से आया हो। सो प्लीज कभी भी किसी बैंक को एनालाइज करना तो कासा डिपॉजिट जरूर देखना, उस बैंक के पास कासा डिपॉजिट्स कितने हैं, मतलब कासा से कितने रुपए आए पड़े, या फिर कासा रेशियो कैसा चल रहा है। किसी भी बैंक का अगर 40% या 45% के आसपास कासा रेशियो है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है ये फिगर। तो मैं स्क्रीन पे अगेन कुछ बैंकों के कासा रेशियो को मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं किस बैंक का कासा रेशियो सबसे अच्छा है। आई होप आपको यहां समझ में आया होगा कि कासा रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक के लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट एंड द लास्ट पैरामीटर है जो मैंने इस लिस्ट में रखा है वो है एनपीए। एनपीए स्टैंड फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई एम श्योर आपने कई बार सुना होगा। एनपीए जो है किसी भी बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। अगेन जैसा कि मैंने पिछले 2 पैरामीटर्स को बताया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी बैंक के लिए। एनपीए बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए। बट इनके टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि ये एनपीए होता क्या, ये हमें क्या बताता है। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले पैरामीटर में एक्सप्लेन किया था कि जो लोन होता है किसी भी बैंक का वही उस बैंक का एक्चुअल असेट होता है। इस लाइन को हमेशा याद रखना, इसलिए मैंने कहा था लाइफ टाइम याद रखना जब भी आप बैंकिंग सेक्टर्स में किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हो या इस लाइन में भी हो आप। तो बैंक का जो लोन होता है वो असेट होता है किसी भी बैंक के लिए। तो बैंक का जो असेट्स होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्दर। कौन कौन से, एक स्टैंडर्ड असेट्स और एक एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। स्टैंडर्ड असेट्स नाम से ही पता चल रहा है कि वो असेट्स जो बैंक को जिससे प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल जो बैंक ने किसी को लोन दिया है, किसी थर्ड पार्टी को हमारे पैसे को, तो उस लोन का जो ईएमआई वगैरह है वो टाइम टू टाइम जिसने ले रखा है, जो थर्ड पार्टी ने ले रखा है, वो बैंक को वापस करते जा रहा है। फॉर एग्जांपल ईएमआई 1 तारीख को है तो 1 तारीख को पर मंथ के 1 तारीख को वापस दे रहा है, तो वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, स्टैंडर्ड असेट्स में किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि उसका ईएमआई आ रहा है टाइम टू टाइम। एंड यहाँ एक और केस हो सकता है, फॉर एग्जांपल बैंक ने जिसको लोन दिया है अपने किसी थर्ड पार्टी को, वो कई बार क्या होता है कि लोन देने में डिले करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 तारीख को ईएमआई देना उस लोन का, अगर वो 1 तारीख को नहीं दे पा रहे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन अगर डिले कर रहे हैं, अगर ये डिले का पीरियड जो है वो लेस देन 90 डेज होता है, तो वो स्टिल स्टैंडर्ड असेट्स में रहता है, इसी असेट्स में काउंट होता है किसी भी बैंक के द्वारा। अब चलते हैं सेकंड असेट्स की तरफ जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो एक्चुअली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बात बताओ, किसी भी बैंक के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो क्या हो सकता है? एक बैंक का सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि बैंक जो अपने डिपॉजिटर्स के पैसे को किसी थर्ड पार्टी को एज अ लोन दिया है, अगर वो लोन किसी तरीके का डिफॉल्ट केस बन जाता है। डिफॉल्ट केस हम उसको कहते हैं जो कि फॉर एग्जांपल कोई लोन नहीं दे रहा, उसको हम डिफॉल्ट केस कहते हैं। तो अगर कोई डिफॉल्ट केस आ जाता है, वो किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है, किसी भी बैंक के लिए, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि बैंक को कहीं ना कहीं से तो उस डिपॉजिटर्स का पैसा वापस करना ही करना है, उस लोन को कैसे ना कैसे रिकवर करना है, चाहे वो आरबीआई से करे या जैसे भी करे, अभी हम उसकी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यही किसी भी बैंक का सबसे बड़ा रिस्क होता है। सो इसी को हम एनपीए कहते हैं, यानी उस लोन, वो लोन जो बैंक ने आगे किसी को दिया था बट वो अब डिफॉल्ट केस बन गया, अब उससे जो लोन है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो वो बैंक उसको एनपीए के लिस्ट में रख देती है कि ये हमारा वो लोन है, वो असेट्स है जो अब रिकवर नहीं हो पा रहा है, ये डिफॉल्ट केस हो चुका है। तो इस चीज को याद रखना, एनपीए किसे कहते हैं, काफी सिंपल था, मुझे नहीं लगता इसको एग्जीजरेट करने की जरूरत है। तो ये हो गया एनपीए। सो आप कभी भी किसी भी बैंक को एनालाइज कर रहे हो, अगर आप उसके बैलेंस शीट को चेक कर रहे हो, अगर बैलेंस शीट में आप देखते हो कि एनपीए है किसी बैंक का, वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता जा रहा है या फिर काफी ज्यादा है एनपीए, तो वो एक रेड सिग्नल की तरह काम करता है किसी भी बैंक के लिए। क्योंकि बैंक का जितना ज्यादा एनपीए होगा वो उतना बेकार चीज है उस बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए भी, उस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए भी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी एनालाइज कर रहे हैं तो आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। अब हमारा एक लास्ट चीज रह जाता है कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एनपीए 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रोस एनपीए एंड
नेट एनपीए काफी सिंपल है, एक एक लाइन के। सो पहला ग्रोस एनपीए। ग्रोस एनपीए इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, हम मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है, उसने टोटल जो लोन दिया है इस साल का वो दिया है 1 लाख करोड़ का। अगर 1 लाख करोड़ में से अगर 20,000 करोड़ जो है वो डिफॉल्ट केस आ जाता है कि उसका अमाउंट, उस लोन का अमाउंट वापस नहीं आया, तो ये जो टोटल 20,000 करोड़ है वो ग्रोस एनपीए में जाता है। यानी ग्रोस एनपीए इज बेसिकली टोटल डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ अ लोन किसी भी बैंक के द्वारा जो किसी थर्ड पार्टी ने बैंक के साथ किया है। एंड द सेकंड नेट एनपीए। नेट एनपीए को समझने से पहले आप ये समझो, बैंक जब भी किसी को लोन देती है एक बड़े अमाउंट में, तो बैंक जब भी किसी को एक बड़े अमाउंट में लोन दे रही है तो उसके पीछे क्या करते हैं, बैंक अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख देती है। अब जो कुछ हिस्सा रखती है उसको हम प्रोविजन कहते हैं। अब ये कुछ हिस्सा क्यों रखती है, क्योंकि अगर इन केस अगर वो लोन डिफॉल्ट केस बन जाता है, मतलब जैसा मैंने बताया कि एनपीए वो होता है जब कोई लोन रिकवर नहीं होता लोन का अमाउंट, तो अगर किसी केस में कोई लोन का अमाउंट कोई थर्ड पार्टी ने नहीं दिया, इसलिए उस अमाउंट को थोड़ा कम करने के लिए, उसका जो लॉस हुआ उसको कम करने के लिए बैंक अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रख देती है। तो ग्रोस एनपीए में से अगर हम इस प्रोविजन के अमाउंट को हटा देते उसी को हम नेट एनपीए कहते हैं। काफी सिंपल है। वैसे ये प्रोविजन आई नो थोड़ा टफ हो सकता है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये खुद में एक बड़ा चैप्टर है, एक सेपरेट चैप्टर है। मैं इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा, प्रोविजन क्या होता है, या फिर ये जो प्रॉफिट रख रही है बैंक अपना किसी लोन के पीछे, ये क्या कितना भी रख सकते हैं, 1%, 2%, 3%, नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है किस टाइप का लोन है और भी कई चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आई होप नेट एनपीए आप समझ चुके हो कि ग्रोस एनपीए में से यानी टोटल एनपीए में से माइनस कर देगी बैंक ने जो प्रोविजन रखा है, उसी को हम नेट एनपीए कहते हैं। यहां पर मैं आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्रीन पे एक इमेज मेंशन कर दूंगा, आप चाहो तो इसको देख सकते हो ताकि आप अच्छे से समझ सको कि जो बैंक का जो दो तरीके का असेट्स मैंने बताया, स्टैंडर्ड और नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए, ये किस तरीके से फर्दर कैटेगराइज्ड होते हैं, तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, जो होता हो सब कर दिया करो, काफी अच्छा लगता है। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।